मुझे लगता है प्रेगनेंसी ऐसी चीज है कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसको भी प्लानिंग से करें तो बहुत सारे फ्यूचर डिफिकल्टीज को अवॉइड कर सकते हैं। बिना प्रिपरेशन के लोग प्लान कर लेते हैं, उसमें वो जो प्रिपेयर करके लोग प्लान करते हैं उनमें एक डिफरेंस क्या होता है और प्रिपरेशंस कैसे होनी चाहिए प्रॉपरली? प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। स्ट्रेस वगैरह जितना कम से कम हो। मैम, जैसे अभी आपने बोला कि प्री मैच्योर मेनोपॉज, ये होता क्या है? मतलब और इसमें क्या कभी बच्चे पॉसिबल नहीं हो पाते हैं? तो इनके केस में सबसे इजीएस्ट तरीका होता है आईवीएफ द्वारा ओवम डोनेशन से, जहां डोनर से एग लिया जाता है। मैम, एक कंफ्यूजन सबको होता है, प्रेगनेंसी जो रहता है, मतलब प्रेगनेंसी का एक टाइम होता है, ओव्यूलेशन टाइम होता है, आपको उस टाइम पे ट्राई कर लेना चाहिए। ओवुलेशन टाइम जो मिड साइकिल, पर ओवुलेशन टाइम ट्रैक करना इजी नहीं है। आपके साइकिल्स कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैम कोई कपल है जिसको 1 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उनको पैनिक करना चाहिए कि अब हो ही नहीं रहा है टाइप? पैनिक तो कभी भी नहीं करना चाहिए। मैम, 2-3 कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस अगर हमारे आप ऑडियंस को बता दें जिससे थोड़ा सा इजी हो जाए उनके लिए। एक तो रूटीनाइज्ड लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप प्लान कर रहे हैं कि हाँ प्रेगनेंसी करना है। बहुत सारे कपल जो होते हैं वो आईवीएफ के नाम से ही डर जाते हैं। पहले तो आईवीएफ के नाम से बहुत डर जाते हैं लोग, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो आईवीएफ से डरने की कोई बात नहीं है। एक प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। आईयूआई, आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे? आईवीएफ और इसमें क्या डिफरेंस होता है? आईयूआई या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन सिंपल प्रोसेस है, बहुत इजीली कर सकते हैं, पर एक शॉट में हो ही जाएगा ऐसा कोई नहीं कह सकता है। मैम, लोगों के माइंड में आईवीएफ को लेकर बहुत सारे मिथ हैं। पेशेंट के मन में कि आईवीएफ में तो किसी और का बच्चा आ जाएगा, तो विच इज वेरी रॉन्ग। लीगली कोई भी डॉक्टर, कोई सेंटर इसके अलावा आपके परमिशन बगैर इसको कर नहीं सकते। और मैम, मिथ चलता है कि आईवीएफ से होने वाले बच्चे प्रॉपर हेल्दी होते हैं, मतलब हेल्दी नहीं होते हैं। कुछ थियोरेटिकली इक्सी के बाद कुछ एबनॉर्मलिटीज के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ऐसा थियोरेटिकली बताया जाता है। एक समय था जब इतने एडवांसमेंट्स नहीं थे, इतने ऑप्शंस नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कंसेप्शन इम्पॉसिबल होता था। कई कपल्स होते थे जिनको बच्चे नहीं होते थे। नेचुरली नहीं हो रहा है तो ओवुलेशन मॉनिटरिंग कर लो, नहीं हो रहा है तो आईयूआई करा लो, नहीं हो रहा है तो आईवीएफ में शिफ्ट हो जाओ, अगर यूट्रस का प्रॉब्लम आ रहा है तो सरोगेसी पे चले जाओ। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं आजकल। मैं जितना देख रही हूँ कि फैमिलीज बहुत सपोर्टिव हैं, वो ये प्रोसेस को भी समझ रहे हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट इन द स्पॉटलाइट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में हर कपल सोचता है, सर्च करता है, पर ओपनली डिस्कस बहुत कम करता है, प्रेगनेंसी प्लानिंग। आजकल बहुत कपल्स के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, हम ट्राई तो कर रहे हैं पर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही? प्रेगनेंसी प्लान करने की राइट एज क्या होती है? लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, डाइट, क्या इसकी वजह से फर्टिलिटी को इफेक्ट होता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? इंटरनेट पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पर उसमें मिथ्स ज्यादा और फैक्ट कम होते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे बिल्कुल रियल, प्रैक्टिकल और मेडिकली करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ। इस डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ हैं एक एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजिस्ट जिन्हें 35,000 प्लस से ज्यादा सर्जरीज का, डिलीवरीज का एक्सपीरियंस है, डॉक्टर सुष्मिता मुखर्जी। हेलो मैम। हेलो, वेलकम मैम। प्रेगनेंसी, मतलब हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लानिंग, हर किसी के लाइफ में ये बहुत, मतलब एक इम्पॉर्टेंट फेज होता है, एक बहुत खूबसूरत सा लम्हा होता है।
तो आप मतलब पहले तो ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि मतलब प्रेगनेंसी आप एक एज एन डॉक्टर किस तरीके से देखते हैं, लोग जो आपके पास आते हैं पेशेंट्स वगैरह, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, कैसे वो एक्सप्रेस करते हैं चीजों को? एक्चुअली क्या है, कोई भी अपने लाइफ में हर चीज प्लान करता है। जी। जैसे हम हमारा एजुकेशन प्लान करते हैं, क्या सब्जेक्ट लेंगे वो प्लान करते हैं, मैरिज प्लान करते हैं, घर बनाएंगे तो उसकी बिल्कुल, प्लानिंग बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। उसी तरह से मुझे लगता है प्रेगनेंसी ऐसी चीज है कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसको भी प्लानिंग से करें तो बहुत सारे फ्यूचर डिफिकल्टीज को अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गया है फिर तो वो अलग बात है, पर अगर आपके पास समय है तो उसको जरूर से प्लान करें। मैम पहले मतलब जो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले जो कपल्स के क्या प्रिपरेशंस होने चाहिए? मतलब अगर आप बोलो तो बिना प्रिपरेशन के लोग प्लान कर लेते हैं, उसमें वो जो प्रिपेयर करके लोग प्लान करते हैं उनमें एक डिफरेंस क्या होता है, और प्रिपरेशंस कैसे होनी चाहिए प्रॉपरली? हर कपल जब उनकी मैरिज हो रही है तो उनके जो हेल्थ स्टेटस है, उनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनका कोई फैमिली डिजीज है, साथ में उनका जो प्रोफाइल है, सब कुछ का असर प्रेगनेंसी पे आ सकता है। मतलब उनके एग्स पे आ सकता है, स्पर्म्स पे आ सकता है। इसलिए एक प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। स्ट्रेस वगैरह जितना कम से कम हो, अगर कोई जेनेटिक डिजीज है उस चीज को लेके भी इन्वेस्टिगेशंस करके देख लेना चाहिए, या कपल को ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रहा है जैसे कि कोई थायराइड डिजीज है या डायबिटीज है, तो इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करके फिर प्लानिंग करके ही प्रेगनेंसी करना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज उनकी फर्टिलिटी कैपेबिलिटी कितनी है। जैसे कोई लेडी है, उनका ओवेरियन रिजर्व कितना है। आजकल देखा जा रहा है कि जो एशियन वीमेन है उनमें ओवेरियन रिजर्व बहुत जल्दी कम हो रहा है, और ये हम ब्लड वगैरह टेस्ट के जरिए सोनोग्राफी करके पता कर सकते हैं कि एक लेडी कितना कैपेबल है और उनके एग्स कितने टाइम तक चलेंगे। हर महीने कुछ एग्स हम खो रहे हैं, तो इसका एक एज होता है, उस एज के बाद ओवरी में एग्स बहुत ही कम हो जाते हैं। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। कुछ लोगों में बहुत जल्दी कम हो रहा है, कुछ लोगों का मेंटेन्ड है। तो इसलिए ओवेरियन रिजर्व टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह जिसमें कि कभी कोई फाइब्रॉइड्स है, एडिनोमाइसिस है, इंडोमेट्रियोसिस है, ये इस टाइप की चीजें अगर हैं तो उसको लेके डॉक्टर से बात करना, मिलना और प्लान करके चलना चाहिए। मैम जो आप बोल रहे हो कि आजकल एग्स जो है ना मतलब कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो इनके रीजंस क्या होते हैं, मतलब क्यों कम हो रहे हैं ये आजकल? तो आपकी लाइफस्टाइल तो है ही एक मेन रीजन, उसके अलावा क्या रीजंस होते हैं ये कम होने के? किसी किसी के एग्स जेनेटिकली कम होते हैं, मतलब बचपन से ही माँ के पेट से ही उनको उनका रिजर्व कम होता है, इसलिए कई बार वो बहुत कम एज में प्रीमेच्योर मेनोपॉज अटेन कर लेते हैं। मतलब ऐसे भी हैं कि 20-22 साल की लड़की उसको मेनोपॉज हो गया है, ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं, पर ये बहुत रेयर है। मोस्टली 30-35-36 साल तक मोटा मोटी एग्स मेंटेन रहते हैं, पर 30 के बाद एग कम होने लगते हैं, और ड्यू टू लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, ओबेसिटी, पीसीओएस और बहुत सारे और रीजंस, टॉक्सिन्स, मेडिकेशंस, सबका रोल रहता है जिसके कारण एग्स में कमी आ सकती है। और अगर कोई मैलिग्नेंसी है जहाँ केमोथेरेपी, रेडिएशन ये सब दिया जा रहा है, तो वहाँ तो अपने को ये सब देने के पहले एग फ्रीजिंग करना पड़ता है, अदरवाइज एग्स
बहुत ही कम हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। मैम जैसे अभी आपने बोला कि प्री मैच्योर मेनोपॉज, ये होता क्या है, मतलब और इसमें क्या कभी बच्चे पॉसिबल नहीं हो पाते हैं? मोस्टली क्या है, मेनोपॉजल एज लेट 40s, जैसे 48, 50, 51, आजकल 50, 52 तक मेनोपॉज हो रहा है। पर कुछ महिलाओं को कम एज में मेनोपॉज हो जाता है प्रीमेच्योरली, और उसमें ऐसे भी होते हैं जो 20s में भी मेनोपॉजल हो जाते हैं या अर्ली 30s में मेनोपॉजल हो जाते हैं, क्योंकि उनके सिंपल सी बात है, उनके ओवरीज में से एग्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और ये एग्स फिर से बन नहीं सकता नेचुरली। तो इनके केस में सबसे इजीएस्ट तरीका होता है आईवीएफ द्वारा ओवम डोनेशन से, जहाँ डोनर से एग लिया जाता है और एम्ब्रियो बना के और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है और शी कैन अचीव दैट प्रेगनेंसी, डिलीवरी उनकी होती है और वो माँ बन सकती है। तो इसलिए अगर किसी को प्रीमेच्योर मेनोपॉज है तो वो निराश ना होए, उनको भी माँ बनने का मौका आईवीएफ द्वारा मिल रहा है। हम आजकल बहुत सारे कपल्स होते हैं जो लव मैरिज भी और अरेंज मैरिज भी, लोग या तो वर्क लाइफ बैलेंस करने के चक्कर में लेट शादी कर रहे हैं, और लव मैरिज में तो नॉर्मली होता है कि पहले समझो, आजकल जो ट्रेंड हो गया है कि समझो करो 30-35 की एज में शादी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी प्रेगनेंसी प्लान करना मतलब हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है क्या कि 30 में तो आप शादी करो, 30-35 में तो प्लान कैसे करेंगे उस टाइम पे? एक्चुअली जो एज में आप प्लान कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैरिज ही 35 अबव कर रहे हैं तो वहाँ आपको 6 महीने देख लेना चाहिए कि आप कंसीव हो रहे हैं कि नहीं। ओके, ठीक है। और उसके बाद अगर आप 6 मंथ्स ट्राई कर चुके हैं फिर भी आपको नहीं कंसीव हो रहे हैं तो डॉक्टर से मिलके कारण पता कर लेना चाहिए कि क्या कारण हो रहा है कि कंसीव नहीं हो पा रहे हैं। okay. अगर कम एज 30 अराउंड साल भर ट्राई करना चाहिए और अगर नहीं हो रहा है तो प्लान करना चाहिए। पर बात दिक्कत वहाँ आ रही है जब वो मैरिज तो कर रहे हैं पर प्रेगनेंसी को बिल्कुल बाद के लिए छोड़ रहे हैं। उनका फिर करियर एस्पिरेशंस हैं, उनकी उनका जो काम है वो प्लानिंग और ये सब चीज़ों के बीच प्रेगनेंसी को एक साइड लाइन में आ जा रहा है। पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं रहते हैं क्योंकि लेट एज में वही बात वही आ जाती है। इट इज़ ऑल अबाउट ओवेरियन रिजर्व एग। इवन मेल्स में जैसे जैसे एज बढ़ेगा उनकी फर्टिलिटी कैपेबिलिटी जो है वो कम होगा, तो इसलिए अबव 35 तो जल्दी ही प्लान कर लेना चाहिए। जैसे अभी आपने मैम बोला कि मेल फर्टिलिटी, बात अभी तक सिर्फ वुमेन फर्टिलिटी की होती है, मेल फर्टिलिटी की तो कभी होती ही नहीं है। तो जैसे एज के साथ में फीमेल फर्टिलिटी के क्वेश्चन उठ जाते हैं कि भाई इस एज के बाद में आप लोग कर लो वरना फर्टिलिटी इश्यूज आ जाएंगे, मेल्स में भी इश्यूज आते हैं। मेल फर्टिलिटी जो रिड्यूस हो रहा है उसका एज लिमिट उतना कम नहीं है जितना फीमेल्स में है, पर डेफिनेटली एक 25 ईयर या 30 ईयर के मेल और एक 40 अबव मेल दोनों की फर्टिलिटी कैपेसिटी बहुत डिफरेंट होती है और ये वर्ल्ड वाइड है। पूरे विश्व में देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो स्पर्म काउंट है वो रिड्यूस होता जा रहा है और ऑलमोस्ट 50% कम हो चुका है स्पर्म काउंट। इसके अलावा क्वालिटी और भी पैरामीटर्स में चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। तो मेल फर्टिलिटी जैसे फीमेल फर्टिलिटी वैसे ही 50% मेल फर्टिलिटी इम्पॉर्टेंट है और आज की तारीख में 7% मेल्स आर इनफर्टाइल, मतलब 20 में से एक मेल इनफर्टाइल है। 20 में से, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन उसको समझे कि 20 जने में से एक को कुछ ना कुछ इशू आएगा। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जब फीमेल
जब कपल ला रही है तो फीमेल के साथ मेल का भी वर्कअप बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट होता है। आजकल लोग मैम लेट नाइट वाला तो कल्चर है ही वर्किंग का, या लेट नाइट पार्टीज हो गई हैं, ऑफिसेज हो गए हैं, जंक फूड हो गए, लाइफस्टाइल है कि बहुत रश है लाइफ में कि भागना है करना है। तो मतलब इन सारी चीजों में सीरियसली इम्पेक्ट क्या करता है फर्टिलिटी को? जैसे मेल्स का हम ले लें तो एडिक्शन इन द फॉर्म ऑफ से अल्कोहल या स्मोकिंग, इन सब का इफेक्ट पड़ता है। स्पर्म क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटिलिटी, सभी चीज़ों में चेंजेस आते हैं। और इसके अलावा जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ हो रही हैं, पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, और भी एनवायरमेंटल जो टॉक्सिन्स हैं, पॉल्यूशन है, इन सब चीज़ों का असर पड़ रहा है। और फूड, जो जंक फूड और जो हाइपरग्लाइसेमिक खाने की चीज़ें, जो मतलब आपके शुगर लेवल को बढ़ा रहा है, इंसुलिन को बढ़ा रहा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सारी डायबिटीज़, ये सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ रहा है मेल्स के तौर पर, और इक्वली फीमेल्स में ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल with a good natural diet, regular exercise including yoga, meditation, ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। मैम जैसे अभी मेल फर्टिलिटी की बात हो रही है, फीमेल की फर्टिलिटी की बात हो रही है, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं आजकल, बहुत कॉमन है पीसीओएस, पीसीओडीज, थायराइड, ये सारी चीजें कंसीव करने के लिए या फर्टिलिटी पे कितना इम्पैक्ट डालती हैं, और इन सब चीजों में फर्टिलिटी को कौन ज्यादा ज्यादा इम्पैक्ट करता है, पीसीओएस, पीसीओडी या थायराइड? कम ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। थायराइड डिजीज, पीसीओडी, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, पर ये ट्रीटेबल है। कई लड़कियों को मैंने देखा है कि पीसीओडी डिटेक्ट होते से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि अब तो फर्टिलिटी बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। लाइफस्टाइल चेंज, कुछ मेडिकेशंस, रेगुलर एक्सरसाइज, जो कि हर इंसान को करना चाहिए। अभी ये सब से हट गए हैं लोग बिकॉज ऑफ फास्ट लाइफ, और जो चेंजेस सोसाइटी में आ रहे हैं उसके चलते बहुत ज़्यादा आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेट नाइट तक काम कर रहे हैं, पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा सिटिंग हो रहा है, इन चीज़ों का असर है। एंड दे आर ऑल रिवर्सिबल, दे आर ऑल ट्रीटेबल, और फर्टिलिटी अफेक्टेड होते हैं, पर जैसे ही ये रिवर्स हो जाते हैं तो वापस चीज़ें बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है। बट इट रिक्वायर्स इंटरवेंशन बाय एन एक्सपर्ट। आपको उन चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैम सभी बोलते हैं 25 की एज के बाद, मतलब आपका बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद में आपने 10th किया है, 12th किया है, आपने अपनी ग्रेजुएशन कर लिया है कंप्लीट, एंड उसके बाद उसकी हो जाती है शुरू अपनी कॉर्पोरेट लाइफ, ऑफिस जॉब, सेम टाइम पे शादी भी करनी है, सेम टाइम पे उसके बाद में बच्चे भी करने हैं, जॉब भी मेंटेन करनी है। तो इस चीज को कैसे बैलेंस करें? क्योंकि सबसे पहले तो यही होता है कि शादी हो गई है, बच्चा कर लो, और उसके बाद में ऑफिस भी देखना है क्योंकि प्रमोशंस भी चाहिए, आपको सर्वाइव भी करना है। तो ये चीज कैसे मेंटेन की जाए? ये एक जनरलाइज्ड कुछ ओपिनियन देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंसान के एस्पिरेशंस क्या हैं, वो किस हद तक अपने एस्पिरेशंस को इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो भी मायने रखता है। पर डेफिनेटली सभी चीज़ों को बैलेंस करना जरूरी है। अगर कोई इंसान अवेयर है कि विद एज चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा चाहेगा जो मैरिज भी कर ले और प्रेगनेंसी को बिल्कुल ही लास्ट ऑप्शन रखे। पर आजकल एग फ्रीजिंग का ऑप्शन आ गया है, स्पर्म्स को भी आप फ्रीज करके रख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें कि आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है
कि अगर बाय चांस आपके पास और ऑप्शन ही नहीं है तुरंत प्लान करने का, और आप काफ़ी टाइम लेने वाले हैं, 2 साल 3 साल 4 साल आप नहीं कर सकते मैनेज, आपको कहीं अब्रॉड जाना है, आपको वर्किंग ऐसा है कि वहाँ प्रेगनेंसी आप प्लान ही नहीं कर पा रहे, तो कई आजकल एग फ्रीजिंग इज़ अ गुड ऑप्शन। और उसमें ज़रूरी नहीं कि बाद में जाके वही एग्स अपने को काम में ही लेना है, बट वो एक अपने को मेंटल पीस देता है कि हमारे पास एक यंग एज के ओवम फ्रीज करा हुआ रखा हुआ है और वो हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और पर उसके बैड इफेक्ट भी है, तो इंसान और लेट प्लान कर रहा है कि भाई मेरे पास तो एग्स पड़े हैं, बट ये भी समझना पड़ेगा कि एग अगर फ्रीज करा हुआ है तो 100% वो आपको गारंटी नहीं देता है कि उन एग से आपको प्रेगनेंसी 100% हो ही जाएगी। दैट इज एन ऑप्शन which may be tried, which will be tried, but nobody can ensure कि उससे आपको 100% प्रेगनेंसी मिलनी है। तो इसलिए अगर चीज़ें नेचुरली हो रही उससे अच्छी बात और कुछ है ही नहीं। नेचुरल तो ऑलवेज बेटर हाँ। होता है। मैम एक कंफ्यूजन सबको होता है, प्रेगनेंसी जो रहता है, मतलब प्रेगनेंसी का एक टाइम होता है, ओव्यूलेशन टाइम होता है, आपको उस टाइम पे ट्राई कर लेना चाहिए। गूगल पे सबसे ज्यादा लोग कपल्स ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि मंथ में कितनी बार ट्राई करना चाहिए। ओवुलेशन टाइम जो मिड साइकिल पर ओवुलेशन टाइम ट्रैक करना इजी नहीं है। आपके साइकिल्स कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके साइकिल्स ही इरेगुलर हैं, उसका कोई टाइमिंग नहीं है, कभी 20 डेज में आ रहा है, कभी 40 डेज में आ रहा है, कभी 30 डेज में आ रहा है और कभी 2 मंथ्स बाद आ रहा है, तो यहाँ तो इवन डॉक्टर भी ऐसे देख के बता नहीं सकते कि ओवुलेशन कब हो रहा है। ये बात एकदम क्लियर है। ओनली व्हेन योर साइकिल्स आर एक्सट्रीमली रेगुलर, 30-28 डेज में आ रहा है, तो एक मिड साइकिल वाला जो टाइम है, जैसे 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये वाला जो समय है, इस समय आपके ओवुलेशन होने के चांसेस हैं। तो वो टाइम आपको मेंटेन करना है डेली या ऑल्टरनेट डे, और कंसीव कर सकते हैं। और ओवुलेशन को समझने के लिए कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, कुछ थोड़ा वाटरी डिस्चार्ज होता है, हल्का सा नीचे पेट में दर्द हो सकता है, कोई एक साइड में, जिस तरफ ओवुलेशन हो रहा है उस तरफ थोड़ा हल्का हल्का दर्द हो सकता है, थोड़ा वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है उस समय। ये सब सिम्टम्स होते हैं। हल्का सा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो इनसे कोई लेडी है जिनका मतलब सालों से साइकिल्स बिल्कुल प्रॉपर रेगुलर आ रहे हैं, डेफिनेटली वो कंसीव होने में दिक्कत नहीं आती उनको। पर प्रॉब्लम ये है कि जिनका साइकिल बिल्कुल रेगुलर है, उनका ओवुलेशन भी टाइमली हो रहा है, वो अपने आप ही कंसीव हो जाएंगे। उनको दिक्कत है, वो तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट लेके आएंगे। दिक्कत तो उनको आएगी जिनके साइकिल्स ही रेगुलर नहीं, तो डेफिनेटली वहाँ पे डॉक्टर का इंटरवेंशन लगेगा, जो सोनोग्राफी करके ओवुलेशन को ट्रैक करके बता देंगे कि हाँ आज आपका एग रप्चर हो रहा है और आप ट्राई करें। मैम आजकल बहुत ट्रेंड में आ गया है ओवुलेशन ट्रैकिंग एप्स, तो ये सच में हेल्पफुल होता है या सिर्फ मिथ है कि आप इससे ट्रैक कर लो, आपको पता चल जाएगा आप इस टाइम पे प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकते हो, मतलब होता ही एक्चुअल में कि वर्किंग में है या सिर्फ मिथ है ये? हम लोगों को जो पढ़ाया गया है ओवुलेशन को समझने का, जो साइकिल लेंथ है उसके 14 दिन पहले मोस्टली ओवुलेशन का टाइमिंग हो जाता है। पर वो साइकिल्स जब आपका रेगुलर हो तभी आप उसको प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इन केस ऑफ इरेगुलर साइकिल्स मुझे नहीं लगता मतलब एप्स भी मतलब बहुत अच्छे से उसको ट्रैक कर पाए। तो
अगर मैम कोई कपल है जिसको 1 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उनको पैनिक करना चाहिए कि अब हो ही नहीं रहा है टाइप? पैनिक तो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो परसेंटेज ऑफ कंसेप्शन आप जब नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, 1 महीने में करीब 5-6-7% से ज़्यादा नहीं होता है, तो डेफिनेटली 100% लोग एक फर्स्ट मंथ पे कंसीव नहीं हो जाते, उनको समय लगता है। तो एज अगर कम है तो वहाँ साल भर तो मिनिमम टाइम है जो आपको ट्राई करना है। पर अगर आपका एज ज़्यादा है तो वहाँ पे 1 ईयर काफ़ी हो जाता है, और वहाँ तो डेफिनेटली पैनिक नहीं करना चाहिए, पर डॉक्टर्स एडवाइस लेना चाहिए। क्या लाइफस्टाइल चेंज करने से प्रेगनेंसी कंसीव करने में इजी होता है या बेटर हो जाता है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये देखा गया है कि अगर आपने 10% बॉडी वेट कम कर लिया, मतलब आपका बीएमआई ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, और आपने कम से कम 10% भी अगर कम कर लिया, तो आपकी फर्टिलिटी अचीवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, विच इज़ बेयर मिनिमम। मतलब इतना आप समझो कि 70 kg किसी का वेट है, उसने 5-7 किलो कम कर लिया, तो उनकी जो कंसीव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट इज व्हाट एविडेंस सेज। इसलिए वेट रिडक्शन, आपकी बॉडी में फैट रिडक्शन, रेगुलर एक्सरसाइज, और स्पेशली जो विसरल फैट, जो एब्डोमेन, जो पेट के अंदर आंतों के आसपास जो फैट है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कराता है, वो शुगर लेवल बढ़ाता है, वो पीसीओडी कराता है। तो उसको कम करना आपके लिए, और आपकी बॉडी का जो मसल मास है उसको बढ़ाना, तो उससे आपकी फर्टिलिटी अचीव करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मैम 2-3 कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस अगर हमारे आप ऑडियंस को बता दें, जिससे थोड़ा सा इजी हो जाए उनके लिए। एक तो रूटीनाइज्ड लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप प्लान कर रहे हैं कि हाँ प्रेगनेंसी करना है, डॉक्टर से एक बार मिल लें, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग ले लें, जिसमें वो आपको सारी आपके डाइट और लाइफस्टाइल ये सब के बारे में बताएंगे। आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसको कुछ जांचों के ज़रिए पता कर लेंगे, और आप फिर अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल चालू कर रहे हैं, जिसमें आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, कुछ समय एक्सरसाइज को दे रहे हैं, फिर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जिसमें कि हेल्दी चीज़ें खाएं समय से। ये जो लेट नाइट बार बार खाना, बाहर की चीज़ों को बुलाना, और रात तक खाना, बहुत देर से उठना, एक्सरसाइज से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं, और एक ही जगह बैठ के या तो घंटों पढ़ना या एक ही जगह बैठ के लैपटॉप में घंटों काम करना, तो वो चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस करके, अगर आपका ऑफिस वर्क भी है तो मैं मेरे जो पीसीओ पेशेंट्स हैं उनको बोलती हूँ कि आपको मौका ढूंढना चाहिए कि कैसे आप बॉडी को चलाएं, आपका मेटाबॉलिज्म चलते रहना चाहिए। तो आप बीच में 5-10 मिनट का टाइम है तो कम से कम स्टेयर्स है तो उसको 5-7 बार चढ़ लें, ऊपर नीचे कर लें, या एक छोटा वॉक करके आ जाएं, या थोड़ा सा स्पेस है तो वहाँ पे कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सा पुशअप लगा लें, थोड़ा इससे स्क्वाट्स लगा लें, छोटे छोटे माइक्रो वर्कआउट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपके जो मेटाबॉलिज्म को उसको चलाता रहता है, एंड दैट प्रिवेंट्स मेटाबॉलिक डिजीज, और फर्टिलिटी इश्यूज भी सॉर्ट आउट हो जाता है उससे। मैम मेटाबॉलिज्म जैसे है, आप बोल रहे हो कि एक्सरसाइजेस तो हो ही जाता है, पर हर जगह इंटरनेट पे कुछ चीजें देसी नुस्खे जिसको बोलते हैं बहुत प्रचलित में है, तो ऐसा कुछ है, दालचीनी हो गई, सिनेमन, वो वर्क करता है मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए? हाँ, हमारी इंटरनेट पे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताया गया है,
और नेचुरल चीज़ें जो हैं वो हम लोग भी सजेस्ट करते हैं, जिसमें आपके मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होता है। मेन बेसिक जो आइडिया ये रहता है, इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर डाइट, जहाँ फैट कंटेंट को बिल्कुल कम, कार्बोहाइड्रेट्स को कम, प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाना, और कुछ अलग से कुछ चीज़ें जैसे ओमेगा फ्लैक्सीड वगैरह, चिया सीड्स हो गए, फिर सीड्स का बहुत बड़ा रोल है, हाँ, पम्पकिन सीड्स और इस टाइप के जो हैं सीड्स वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। दालचीनी का बहुत बड़ा रोल है, टर्मरिक का बहुत इम्पॉर्टेंट, करक्यूमिन जो है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो इन्फ्लेमेशन कम करता है। लॉन्ग टर्म में इनका नेचुरली बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, बॉडी में से टॉक्सिन्स हटाना और बेटर स्पर्मेटोजेनेसिस, बेटर ओवुलेशन करवा सकते हैं इन चीज़ों के ज़रिए। तो कुछ चीज़ें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैम कौन से टेस्ट सबसे पहले करवाने चाहिए अगर आपकी प्रेगनेंसी डिले हो रही है तो? अच्छा, आप अगर कंसीव नहीं हो पा रहे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बेसिक कुछ टेस्ट्स आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका जो बेसिक पेल्विक सोनोग्राफी, जिसमें कि यूट्रस, ओवरी सब प्रॉपरली देख लेना चाहिए कि कहीं कोई लंप तो नहीं, कोई सिस्ट तो नहीं, कोई फाइब्रॉइड नहीं, यूट्रस का साइज कैसा है। कई बार कुछ कॉन्जेनिटल मतलब जन्म से कुछ एबनॉर्मलिटीज होते हैं यूट्रस में, जैसे कि बाइकॉर्नुएट यूट्रस मतलब 2 हिस्से में है बच्चेदानी, या सेप्टम है, सेप्टम मतलब पर्दा है, बच्चेदानी के अंदर एक पर्दा है। थर्ड, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस मतलब यूट्रस का एक आधा हिस्सा ही है और दूसरा जो आधा हिस्सा वो डेवलप नहीं हुआ है। ये सब डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं। और साथ में फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ओवेरियन सिस्ट, ये सारे फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। तो इसलिए एक बेसिक सोनोग्राफी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं और अकॉर्डिंगली फिर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि इसमें क्या करने से बेटर होगा। सेकेंडली, आपका बेसिक हेल्थ चेकअप होना चाहिए, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन, आपका प्लेटलेट काउंट, आपका शुगर लेवल, आपका HbA1c, आपका थायराइड स्टेटस, आपका ब्लड में आयरन लेवल, B12 लेवल, विटामिन डी लेवल, ये सारे पैरामीटर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका लीवर, किडनी, ये सब कैसे फंक्शन कर रहा है वो भी समझ लेना। आजकल बहुत कॉमनली हेल्थ चेकअप्स आजकल अवेलेबल हो गया है सभी लैब्स में, और वो पूरा डेटा मिल जाता है। तो एक इंसान उसमें मेल फीमेल दोनों का ये हो जाए तो अपने को पूरा मिल जाता है कि इनका हेल्थ कैसा है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स, बेसिक हार्मोन्स, जिसमें FSH, LH, प्रोलैक्टिन और AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि ओवेरियन रिजर्व टेस्ट होता है, ये कर लेना चाहिए। और मेल्स में उनका सीमेन एनालिसिस एक बेयर मिनिमम टेस्ट है जो पता होना चाहिए। मैम जो आपने भी जो सारे टेस्ट बताए ये बेसिक टेस्ट है, इसके अलावा भी कोई और टेस्ट होते हैं क्या जो बहुत मतलब जरूरी होते हैं इस एक चीज को फॉलो करने के लिए? हाँ, मेल फीमेल दोनों में ही इसके बाद के भी बहुत सारे टेस्ट रहते हैं। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैलोपियन ट्यूब पेटेंट है कि नहीं, खुला है कि नहीं, वो पता करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए एक एक्सरे करवाते हैं। वो एक्सरे डिजिटल एक्सरे हो तो ज़्यादा अच्छा, उसको हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी बोलते हैं, और उसमें ट्यूब्स ओपन है कि नहीं वो दिख जाता है। साथ में यूट्रस कैसा है, उसकी कैविटी कैसी है, शेप कैसा है, स्पेस कितना है, कोई अंदर कोई पर्दे तो नहीं है, अंदर कोई चिपका हुआ तो नहीं है। इन चीज़ों के बारे में उस एक्सरे के द्वारा
हम पता कर सकते हैं। और मेल्स में अगर स्पर्म काउंट बहुत ही कम आ रहा है या मोटिलिटी बहुत कम आ रहा है या स्पर्म्स जो है वो मैक्सिमम एबनॉर्मल आ रहे हैं, तो फिर उनका सेकेंड लेवल टेस्ट्स करने पड़ते हैं, जिसमें उनके हार्मोन्स टेस्ट होते हैं, उनका बेसिक हेल्थ चेकअप होगा, उनका स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन एक टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। मैम मेल्स में जो फर्टिलिटी है वो स्पर्म काउंट पे तो डिपेंड करती ही है, पर आजकल बहुत मेल्स में प्रॉब्लम हो रही है ईडी की। मैम पहले आप तो एक्सप्लेन कर दीजिए कि ईडी क्या होती है, क्योंकि एक टर्म है बस इरेक्टाइल डिसफंक्शन करके, आप एक्सप्लेन कर दीजिए ये होता क्या है और ये फर्टिलिटी मतलब इसको कैसे इम्पैक्ट करता है। ये दिक्कत ये मेल्स में होती है जहाँ पे जो रिलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, आइदर देयर इज प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पाता है या प्रॉपर इजैकुलेशन नहीं हो पाता है, प्रीमेच्योर हो जाता है, ये सारे प्रॉब्लम्स मेल्स में हो सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है फॉर देयर पर्सनल लाइफ एंड फर्टिलिटी के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, कुछ एंजाइटी रिलेटेड, इमोशनल, कुछ डिजीज रिलेटेड, और उसके लिए पर्टिकुलर जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे राय लेके और इसकी दवाइयाँ भी आ गई है और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट के बाद में प्रॉपर कंप्लीट फंक्शनल हो जाता है क्या चीजें? बिल्कुल हो जाते हैं, बिल्कुल प्रॉपर परफॉर्म कर पाते हैं और कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो उसके बाद नेचुरली कंसीव हुए और हाँ, इसको लेके मतलब ऐसा निराश भी नहीं होना चाहिए और इसको जल्दी एड्रेस करके और इसका सॉल्यूशन ले लेना चाहिए। बहुत सारे कपल जो होते हैं वो आईवीएफ के नाम से ही डर जाते हैं पहले तो, ठीक है, उनके साथ में कोई प्रॉब्लम हुई है या जो भी चीजें हुई हैं, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है और उनको बुलाया, सजेस्ट किया गया है कि आप आईवीएफ के थ्रू आप बेबी कंसीव कर सकते हैं, तो आईवीएफ के नाम से पहले तो डर जाते हैं कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। तो सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में समझा दीजिए कि आईवीएफ होता क्या है पहले तो। आईवीएफ के नाम से बहुत डर जाते हैं लोग, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक टेक्नोलॉजी है जो आपके स्पर्म और एग को बॉडी से बाहर निकाल के और बेबी को बना के फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो। इसमें कोई और कोई बात नहीं है, आप ही का बच्चा है, आपके एग्स हैं, स्पर्म्स भी आपके ही हैं, पर दिक्कत ये है कि ये इतने छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, दिखते नहीं हैं, तो इनको बॉडी के अंदर से निकालना, उनको लैब में उसको देखना, फिर एम्ब्रियो को बनाना और फिर उसको फ्रीज करना, इसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, तभी इतनी छोटी चीज को हम अपने कंट्रोल में कर पाते हैं और ये पूरा प्रोसेस डॉक्टर के कंट्रोल में रहता है। इसमें डर वाली कोई नहीं बात है, कुछ भी नहीं है। इसके सक्सेस रेट बाकी जितने तरीके हैं उनसे ज्यादा है बहुत। तो जहाँ आईवीएफ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि दोनों ट्यूब ब्लॉक है, एग्स बिल्कुल ही कम है या मेल फैक्टर है, जैसे स्पर्म्स काउंट ही बहुत कम है, तो ऐसे केसेस में आईवीएफ एक वरदान है। आज की तारीख में प्रीमेच्योर मेनोपॉज, बहुत साल पहले ऐसे पेशेंट को हम कंसीव करा ही नहीं सकते, पर आईवीएफ आज के टाइम पे इन पेशेंट्स को भी कंसीव करा देती है। तो आईवीएफ से डरने की कोई बात नहीं है, एक प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा और जो कि एकदम साइंटिफिक है और मैक्सिमम आप अचीव कर लेंगे प्रेगनेंसी। आईवीएफ सिर्फ लास्ट स्टेजेस के लिए ही होता है क्या, या अर्ली स्टेज में भी उसका यूज कर सकते हैं?
आईवीएफ कभी कभी इनिशियल लेवल पे भी करना पड़ सकता है, जैसे कि दोनों ट्यूब ब्लॉक निकला। अगर दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, फिर आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ उस पेशेंट को दूसरी तरीके से दवाइयाँ ये वो इधर उधर करना वेस्टेज ऑफ टाइम है और पैसा भी वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे आईवीएफ इनिशियल लेवल पे ही करना पड़ता है, या स्पर्म काउंट इतना कम है कि जिसको मेडिकेशन और हर चीज करने के बाद भी वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो वहाँ भी हमको आईवीएफ इनिशियल लेवल पे ही कर लेना चाहिए। या एज ऐसा है जहाँ दोनों का रिजर्व कम है और ओवरीज में एग्स भी बहुत कम है, और फिर आप बहुत लंबा समय ले रहे हैं, नेचुरल ट्राई कर रहे हैं, वहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। थोड़े बहुत जो एग्स हैं आपके खुद के बायोलॉजिकल पेरेंट बनने के जो चांसेस, वो भी आपका चला जाएगा अगर समय निकल जाएगा। इसलिए थोड़ा लोअर साइड रिजर्व जा रहा है और कंसीव नहीं हो पा रहे हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी मतलब हर टेस्ट नॉर्मल आ रहा है, सब कुछ कर लिया, सब जांचें हो गई, पर सब टेस्ट ठीक आ रहा है, फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहे, तो वहां भी आईवीएफ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि शरीर के अंदर स्पर्म और एग मिल रहा है कि नहीं, इसको हम मॉनिटर नहीं कर सकते, ये अपने आप ही होगा। अब फैलोपियन ट्यूब एग को अंदर ला पाएगा कि नहीं, स्पर्म वहां तक पहुंचेगा कि नहीं, वहां फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप नेचुरल साइकिल या इवन आईयूआई ट्राई कर रहे हैं, वहां भी हमको नहीं पता कि ये हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। सिर्फ आईवीएफ में हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो कितने एग्स, कितने एम्ब्रियोज बने, कैसे बने, उनकी क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीजें सिर्फ आईवीएफ में ही पता हो सकता है। आईवीएफ प्रोसेस पूरा है कि ठीक है आप एग्स ले रहे हैं, स्पर्म्स ले रहे हैं और उसको आप एक प्रोसेस में करके आप उसको कर रहे हैं। इजी लैंग्वेज में आप पूरी प्रोसेस थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देंगे या कैसे क्या कर सकते हैं इसको? एक वर्ड सुने होंगे, इक्सी, ICSI। एक सिंपल लैंग्वेज में उसमें एक अलग सिस्टम आता है जिसमें कि एग को अंडर माइक्रोस्कोप पकड़ के स्पर्म को लेके और स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि हम उस एग को फर्टिलाइज कर रहे हैं। तो ये इंश्योर हो जाता है कि ये अच्छे एग्स को लिया जाए, ये अच्छे स्पर्म्स को लिया जाए और इनको फर्टिलाइज कर दिए, और फिर उनका ग्रोथ हम लैब में मॉनिटर कर रहे हैं। और दूसरा प्रोसेस है सिंपल आईवीएफ, जिसमें हम एग्स और स्पर्म्स को छोड़ रहे हैं और वो अपने आप फर्टिलाइज हो रहे हैं। तो ये है आईवीएफ का प्रोसेस। मैम आपने अभी एक टर्म यूज किया IUI, आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे? आईवीएफ और इसमें क्या डिफरेंस होता है? IUI या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ये एक प्रोसेस है जिसमें जब ओवुलेशन हो रहा है, जब अंडा फूट रहा है बनने के बाद, उस समय हम जो सीमेन है उसको लैब में प्रॉपरली प्रिपेयर करके उसमें से जो आर्टिफैक्ट्स है, जो डेब्रिस है, उनको हटा के प्रॉपर जो अच्छे स्पर्म्स हैं उनको कलेक्ट करके वॉश करके और फिर उसको यूट्रस में डाल देते हैं। तो इससे जो कंसीव होने के चांसेस, जो नेचुरली अपन अगर उसको 5-7% मान रहे हैं, तो ये करीब 15-20%, कई बार हम जब इंजेक्शंस द्वारा एग्स वगैरह बना रहे हैं तो कई बार 20-25% तक अचीव कर सकते हैं IUI द्वारा। पर ये तभी संभव है जब वो लेडी के दोनों फैलोपियन ट्यूब्स खुले हैं। अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो IUI नहीं कर सकते। ये
सिंपल प्रोसेस है, बहुत इजीली कर सकते हैं, पर एक शॉट में हो ही जाएगा ऐसा कोई नहीं कह सकता है। तो इसको कई बार 2-3 बार करना पड़ सकता है, और अगर फिर भी कोई अचीव नहीं कर पाते हैं प्रेगनेंसी, तो उनको फिर आईवीएफ में शिफ्ट हो जाना चाहिए। इन आईवीएफ का पूरा प्रोसेस से मतलब जब आप इनिशियल से स्टार्ट करते हैं एंड जब तक कंसीव होता है, कितना टाइम लगता है इसमें? सब अलग अलग है, सबका जो पैटर्न है, जो मेन प्रोसेस है जिसमें कि दोनों ओवरीज में हम एग्स को बनाते हैं, फॉलिकल्स को डेवलप कराते हैं। आईवीएफ में हमको नंबर ऑफ एग्स थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं, 1-2 एग में आईवीएफ डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक करीब 10-12 दिन का प्रोसेस होता है, जिस समय आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है, बार बार सोनोग्राफी करके देखना पड़ता है कि वो कैसे बढ़ रहे हैं। साथ में आपके कुछ हार्मोन्स भी टेस्ट होता है, एस्ट्रोजन वगैरह, जिससे हमको गाइडेंस मिलता है कि कितने फॉलिकल्स बन रहे हैं और कितने अच्छे फॉलिकल बन रहे हैं। और 10-12 दिन बाद फिर एक ट्रिगर दिया जाता है एग्स को मैच्योर करने के लिए, और फिर बेहोश करके वो एग्स को निकाल लिया जाता है। तो ये मेन प्रोसेस है। इसके बाद 3 से 5 दिन लगते हैं वो एम्ब्रियोज को डेवलप होने में, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज, देयर क्वालिटी, सबके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके बाद की प्लानिंग हम क्या कर रहे हैं। हम इमीडिएट ट्रांसफर कर रहे हैं कि हम उनको फ्रीज कर रहे हैं, हम उनको किस लेवल पे फ्रीज कर रहे हैं, 3rd डे में फ्रीज कर रहे हैं कि 5वें दिन फ्रीज कर रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट बनाने के बाद। तो ये वेरी करता है। अगर फ्रीज कर देते हैं सारे, तो ट्रांसफर थोड़ा समय लेता है, आने वाले टाइम मतलब करीब 1.5-2 महीने लगते हैं। उसके बाद फिर वो फ्रीज किए हुए एम्ब्रियोज ट्रांसफर हो जाते हैं। और अगर फ्रेश ट्रांसफर कर रहे हैं तो बनने के बाद उसी साइकिल में उस दौरान ही ट्रांसफर किया जाता है। मैम एक आईवीएफ और एक सरोगेसी, ये 2 वर्ड्स मार्केट में रहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सरोगेसी भी एक आईवीएफ का ही प्रोसेस है, सिर्फ इसमें जिनको एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है वो एक 3rd पर्सन होता है, एक 3rd लेडी होती हैं कपल के अलावा। ओके। अगर किसी का यूट्रस केपेबल नहीं है बेबी को बियर करने के लिए, तो वहाँ फिर सरोगेट को हम हायर करते हैं, और सरोगेट वो बेबी को 9 मंथ्स कैरी करती हैं, डिलीवरी उनको होती है। एक लीगल प्रोसेस के थ्रू ये चीज़ें होती हैं, हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनका परमिशन लगता है। वहाँ जो ART लॉ अभी आ गया है इंडिया में, उसके थ्रू बहुत सारे रूल्स बना दिए गए हैं, जिसमें कपल को, सेंटर को, डॉक्टर को, जो हमारे स्टेट के हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनसे ये पूरा प्रोसेस के बारे में उनको अप्लाई करना पड़ता है और उनसे परमिशंस मिलते हैं। उसके बाद ही फिर ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, और ये उन कपल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिनका किसी भी कारण से यूट्रस बहुत ही डैमेज्ड है और वहाँ IVF में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके भी पॉसिबल नहीं है प्रेगनेंसी को अचीव करना, तो उनके लिए सरोगेसी इम्पॉर्टेंट है। बट सरोगेसी के रूल्स बहुत ज़रूरी है, और वो कपल्स के लिए भी ज़रूरी है, सेंटर के लिए भी ज़रूरी है, जो डॉक्टर्स कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, ताकि एक यूनिफॉर्म प्रॉपर लीगलाइज्ड सिस्टम फॉलो हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किए हैं। इवन जो IVF और इसके रूल्स भी बहुत अच्छे से प्रॉपरली बना दिया गया है, और हर प्रोफेशनल उसको फॉलो कर रहे हैं। मैम, लोगों के माइंड में आईवीएफ को लेकर बहुत सारे मिथ हैं,
मतलब कुछ ऐसे मिथ्स बताइए जो पेशेंट्स मतलब आपके पास लेके आते हैं कि मैम ऐसा होता है आईवीएफ में, कुछ आपको याद हो तो आप बताइए कि सबसे ज्यादा जो आपने सुना हो। सबसे जो कंसर्न रहता है पेशेंट के मन में कि आईवीएफ में तो किसी और का बच्चा आ जाएगा, तो विच इज वेरी रॉन्ग। सिर्फ आपके एग्स को ही यूज किया जाता है और जो मेल पार्टनर है उनके स्पर्म्स को ही यूज किया जाता है। लीगली कोई भी डॉक्टर, कोई सेंटर इसके अलावा आपके परमिशन बगैर इसको कर नहीं सकते। इट इज नॉट अलाउड और ऐसा करना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। हाँ, जहाँ आपको ओवरीज में एग्स नहीं है, एग्स लेना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस बता दिया गया है। जो एग्स के बैंक्स हैं वहाँ से आपको वो लेना है। एक डोनर अपने लाइफ टाइम में एक ही बार डोनेट कर सकती हैं। ये सारे रूल्स स्पेसिफाई कर दिया गया है और वो एक लीगलाइज्ड प्रोसेस के थ्रू कपल्स के कंसेंट के बाद आप एग्स को ले सकते हैं विथ ऑल पेपर्स रेडी, एंड वो सारे अपने अथॉरिटीज को बताना होता है, उनको इंफॉर्मेशन भेजना होता है। और ये सोचना कि आईवीएफ में किसी और का एग यूज हो जाएगा, बच्चा किसी और का होगा, वो सबसे बड़ा मिथ है। इट्स अ वेरी बिग मिथ। यस। एक और मैम मिथ चलता है कि आईवीएफ से होने वाले बच्चे प्रॉपर हेल्दी होते हैं, मतलब हेल्दी नहीं होते हैं और उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ थियोरेटिकली इक्सी के बाद कुछ एबनॉर्मलिटीज के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ऐसा थियोरेटिकली बताया जाता है। पर आजकल हर प्रेगनेंसी में बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, ब्लड टेस्ट्स होते हैं, जिसके थ्रू हम बेबी कैसा है फिजिकली, जेनेटिकली, सब तरह से हेल्दी है कि नहीं उस बारे में पता कर सकते हैं। इसलिए ये कंसर्न रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग हुई है, प्रॉपर डॉक्टर उसको देख रहे हैं, सारे टेस्ट कर रहे हैं, तो आईवीएफ के थ्रू जो बच्चा हो रहा है और नॉर्मली हो रहा है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। अगर मदर को कोई दूसरे इश्यूज हैं, शी इज़ डायबिटिक, शी इज़ हाइपरटेंसिव, शी इज़ ओबीस, उसका इफेक्ट पड़ सकता है बेबी के ग्रोथ में। और कई बार आईवीएफ जो मदर्स होते हैं उनके दूसरे इश्यूज भी रहते हैं, तो इसके कारण उनका यूट्रस कई बार कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, तो ये इसका इफेक्ट पड़ सकता है। बट आईवीएफ एज सच विल लीड टू अ कॉम्प्रोमाइज्ड बेबी, ऐसा नहीं है। मैम अगर कोई कपल आईवीएफ करवाना चाहता है तो वो क्या स्टेप्स फॉलो करे? सबसे पहले तो आईवीएफ के नाम से ही बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है, तो आप अपने डॉक्टर को प्रॉपर चुनें। मतलब ऐसे डॉक्टर जिनके साथ आप फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपके मन की सारी चीज़ें, सारे क्वेरीज, सारा डर, एंजाइटी, सब कुछ आप शेयर करके उस प्रोसेस को, पहले सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप उस प्रोसेस को समझें कि आईवीएफ में होता क्या है। बराबर है, क्योंकि एक इंसान डर के उसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी दिक्कत रहता है, और वो मन में भी एक पॉजिटिविटी रखें कि सब काम अच्छा होगा और रिजल्ट आएगा। पर ऐसा भी नहीं है कि 100% रिजल्ट आएगा आईवीएफ में। तो माइंड में ये होना चाहिए कि एम्ब्रियोज अच्छे बन जाए, ज़्यादा बन जाए। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो फ्रीज करे हुए एम्ब्रियो सेकेंड अटेम्प्ट में डाल दिया जाएगा, तो आज नहीं तो कल तो पॉजिटिव रिजल्ट आना ही है। तो ज़्यादा वरी नहीं करें और एकदम एक्सपेक्टेशन भी 100-200% भी ना रखें, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सिचुएशन, वो एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो गो विथ एन ओपन माइंड कि ठीक है, बाकी तो ईश्वर हैं ऊपर, सब अच्छा ही करेंगे,
डॉक्टर भी अपना एफर्ट करेंगे, आप अपना बढ़िया कम्युनिकेशन रखें, आपस में बहुत अच्छा रिलेशन रखें। आपस में कई मैं कपल्स को देखती हूँ कि वो दोनों में एक ब्लेम टाइप का चलता है कि अरे इसको तो ये है, इसको तो वो है, इसका तो हो नहीं रहा है। तो एक हस्बैंड वाइफ में भी एक स्ट्रेस्ड रिलेशन रहता है, विच इज वेरी रॉन्ग। कोई भी कोई चीज अपने अंदर डालता नहीं है, कई चीजें अपने आप होता है। तो आपस में एक फ्रेंडलीनेस रहना, एक पॉजिटिव सोच के साथ चीजों को एक्सेप्ट करना, डॉक्टर के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट होना, डरने की कोई बात नहीं। अगर 2 बार सुनना है, आपका फर्स्ट सिटिंग में आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप एक सेकेंड सिटिंग में, हमेशा मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप एक फ्री माइंड में नेक्स्ट टाइम आइए, तब बात करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप जब बैठे हैं फर्स्ट टाइम ही आप सब चीज़ों को समझ लें, फर्स्ट टाइम में ही सब चीज़ों को आप डिसाइड कर लें। आपकी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। अगर साथ में पेरेंट्स आ रहे हैं, कई बार वो हेल्प हो जाता है और कई बार नहीं भी होता है, कई बार उनका बहुत प्रेशर रहता है। तो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट है कि कपल आपस में कितना सॉर्टेड है, उससे आधी चीजें तो इजी हो जाता है। हस्बैंड आ रहे हैं, समझ रहे हैं, और डॉक्टर का की भी ड्यूटी होती है कि वो उनको कितना कंफर्टेबली हैंडल करें। और वो लड़की भले अकेले भी आ जाए तो उसको ऐसा लगे कि नहीं, मैं तो मेरे ऐसे जगह आई हूँ कि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, सब अच्छा ही होगा। तो दैट मेक्स थिंग्स मच बेटर। और फिर प्रोसेस आपको समझ में आ गया है तो आप उसको फॉलो करें। आईवीएफ में आपको समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपका जो इंजेक्शन वो समय से नहीं लगा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं रहते। तो इसलिए समय से जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उसको फॉलो करें, आपका डाइट अच्छा फॉलो करें, आप थोड़ा सा चैंटिंग करें डेली, मंत्र वगैरह पढ़ें, आप जो है प्राणायाम करें, आपके ब्रेन वेव्स को प्योर रखें जो कि स्ट्रेस फ्री हो। कई सारे प्राणायाम है जो बहुत इफेक्टिव है, ब्राह्मरी प्राणायाम जो है विच इज़ वेरी इफेक्टिव। आपका जो है मेडिटेशन, ये सारे आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस रखता है, स्ट्रेस फ्री रहते हैं और आप उसको बहुत आराम से एक्सेप्ट करते हैं। उसमें सिर्फ उनका ही रोल नहीं है, डॉक्टर एंड उनके टीम का भी बहुत बड़ा रोल होता है, स्टाफ का बहुत बड़ा रोल होता है। स्टाफ अगर शुरू से स्ट्रेस दे रहे हैं तो फिर वो दिक्कत है। कई बार कपल्स जो हैं सेंटर में जाके बहुत अच्छा उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं होता है, उनको उतना सिंपैथेटिकली ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, स्ट्रेस में आते हैं वो। तो इसलिए वो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, डॉक्टर का जो डीलिंग है, स्टाफ का जो मैनेजमेंट है, वो सब भी बहुत मायने रखता है। मैम, आईवीएफ का सक्सेस रेट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? आईवीएफ का सक्सेस रेट मेनली डिपेंड करता है कि आपके एग्स कितने अच्छे हैं, उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, नंबर ऑफ एग्स कितने हैं, M2 एग्स कितने मिले और वो कितने अच्छे एग्स हैं। इक्वली स्पर्म्स आपके मॉर्फोलॉजिकली कितने अच्छे स्पर्म्स हैं, ये 2 मिनिमम फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपके एम्ब्रियो किस क्वालिटी के बनेंगे वो डिपेंड करता है। अगर अच्छे एम्ब्रियो बन गए तो सक्सेस बेटर होता है। इसके अलावा जब यूट्रस में डाला जा रहा है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल थिकनेस वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उसकी वैस्कुलरिटी मतलब उसमें कितना ब्लड फ्लो जा रहा है, आपका यूट्रस कितना हेल्दी है, इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। किसी का यूट्रस बहुत बड़ा है, एडिनोमाइटिक है, उसमें फाइब्रॉइड्स पड़े हुए हैं,
उनकी जो कैविटी, एंडोमेट्रियम जो कैविटी जहाँ पे हम एम्ब्रियो को डालेंगे वो पूरा डिस्टॉर्टेड है, मतलब आड़ा टेढ़ा है। वैस्कुलरिटी जो ब्लड फ्लो है वो उतना प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ सक्सेस रेट डेफिनेटली कम आएगा। और वही एक लेडी जिसका यूट्रस का साइज, यूट्रस बिल्कुल यूनिफॉर्म है, इंडोमेट्रियम बिल्कुल रेगुलर है, उसकी वैस्कुलरिटी बहुत अच्छी है, एग की क्वालिटी बहुत अच्छा हुआ है, एम्ब्रियोज बहुत अच्छे बने हैं, तो उनका सक्सेस रेट बेटर होगा। ये सब थोड़ा कम एज में बेटर इसलिए होता है, इसलिए आईवीएफ को एकदम एंड स्टेज तक नहीं टालना चाहिए। ऐसा नहीं कि 40 में जाके आईवीएफ कराएंगे, उसके पहले तो ट्राई करते ही जा रहे हैं, नहीं, जितना जल्दी होगा उतना एक अच्छा मिलेगा, उतना सक्सेस बेटर आएगा। हम एक इनफर्टिलिटी एक मेडिकल नहीं, एक इमोशनल एक जो रहता है वो स्ट्रगल वो भी होती है, तो कपल्स इस चीज को कैसे डील करें? उनकी काउंसलिंग सेशंस होते हैं डॉक्टर के पास, कई बार काउंसलर के पास, और उनको ये स्ट्रेस किसी को लेना पड़ रहा है, यही बहुत दुख की बात है। आइडियली तो स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन, उससे अच्छी बात तो और कुछ नहीं है, पर फिर भी with advancement, with technology, with good doctors, with very good centers, अच्छे IVF labs, और कई बार IVF जरूरी नहीं होता है, IUI से हो जाता है। कई बार थोड़ा सा मॉनिटरिंग करके साइकिल को, ओवुलेशन को ट्रैक करके कई सारे कपल्स नेचुरली कंसीव हो जाते हैं, थोड़ा बहुत असिस्टेंस लगता है। तो इनफर्टिलिटी को एकदम एब्सोल्यूट नहीं मानना चाहिए कि भाई ये हो गया मतलब अब तो सब डार्क है, ऐसा नहीं है। और क्योंकि नेट पे बहुत सारे इंफॉर्मेशंस, बहुत सारे वीडियोस, बहुत कुछ रहता है, तो जो कपल्स है वो काफ़ी डर जाते हैं, उनको लगता है कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करें, पर बेसिक इंफॉर्मेशन अगर कपल पढ़ के आ रहे हैं, समझ के आ रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है, मैं मानती हूँ, क्योंकि उनका नॉलेज जो है वो हमको भी हेल्प करता है। पर उसको लेके ओवर एंशियस नहीं हुए, उसको लेके वो डरे नहीं, नेगेटिविटी नहीं ले। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, इनफर्टिलिटी को लेके एक स्टिग्मा है, और जो कपल्स इस जर्नी से गुजर रहे हैं उनको एक सोसाइटी का प्रेशर भी होता है कि मतलब बहुत सारे एक वर्ड्स होते हैं जो यूज करते हैं। आप उन कपल्स को और थोड़ा सोसाइटी में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो उनके लिए इस जर्नी को इजी बना सके, और वो सोसाइटी को भी कि वो थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो जाए एक चीज के लिए? एक समय था जब इतने एडवांसमेंट्स नहीं थे, इतने ऑप्शंस नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कंसेप्शन इम्पॉसिबल होता था। कई कपल्स होते थे जिनको बच्चे नहीं होते थे। अभी बहुत कम ऐसा इंसिडेंस है जहाँ कपल्स अचीव नहीं कर पाए, ऐसा बहुत ही कम है। नेचुरली नहीं हो रहा है तो ओवुलेशन मॉनिटरिंग कर लो, नहीं हो रहा है तो आईयूआई करा लो, नहीं हो रहा है तो आईवीएफ में शिफ्ट हो जाओ, अगर यूट्रस का प्रॉब्लम आ रहा है तो सरोगेसी पे चले जाओ। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जहाँ स्पर्म्स ही नहीं है, एजोस्पर्मिया है, तो वहाँ की भी प्रोसेस है जिसमें देखना पड़ता है कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन के कारण एजोस्पर्मिया तो नहीं हो रहा है कि टेस्टिस खुद ही नहीं बना रहा है, तो अकॉर्डिंगली फिर उनका ट्रीटमेंट होता है। आईवीएफ के द्वारा टेस्टिस के अंदर से स्पर्म्स को निकाल के आईवीएफ के द्वारा वो कंसीव हो जाते हैं। कई रहते हैं जहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेस्टिकुलर टोटल एट्रोफी है, टेस्टिस काम ही नहीं कर रहा है, बना ही नहीं सकता है। तो वहाँ भी आज की तारीख में और एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, स्टेम सेल्स का रोल आ रहा है, ओवरीज में भी स्टेम सेल्स का रोल आ रहा है जो प्रोसेस में है, जिससे जो मेनोपॉज हो चुके हैं, जिनका टेस्टिकुलर एट्रोफी हो चुका है, वो भी भविष्य में एग्स बनाएंगे, स्पर्म्स बनेंगे, पर वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में है अभी।
अभी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। पर वैसे केसेस में भी डोनर स्पर्म्स यूज़ करके आईवीएफ द्वारा या आईयूआई द्वारा कंसीव हो रहे हैं कपल्स। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं कि शायद ही कोई होगा जो अचीव नहीं कर पाएंगे। बस उनको थोड़ा एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। बस एक ही पॉइंट को उनको समझना पड़ेगा, इनफर्टिलिटी में 1 महीने में सब कुछ नहीं हो सकता। आज एक कोई चीज का ऑपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है, गठान है, हमने निकाल दिया, पेशेंट फ्री हो गई, खत्म। इनफर्टिलिटी में आपको रिपीटेडली उस चीज को ट्राई करना पड़ता है, क्योंकि सक्सेस रेट ही वैसा है, 100% किसी में नहीं है। तो वो आपके लिए भी है और एक थर्ड इंसान उनके लिए भी है, वर्ल्ड वाइड वो है। तो उसको आप एक्सेप्ट जितना जल्दी करोगे आपके रिजल्ट भी उतना बढ़िया आएगा, बजाय कि ये सोचने की अरे मेरा तो आईयूआई फेल हो गया, मेरा तो आईवीएफ फेल हो गया। फेल कुछ नहीं होता है, ये प्रोसेस में ये रिपीटेड अटेम्प्ट्स लेने पड़ते हैं, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। हम कपल्स का तो माइंडसेट ठीक है, उन्होंने बना लिया है कि उनको आईवीएफ की जर्नी पे जाना है, उन्हें पूरा ये सारी चीजें करनी है, पर उनकी फैमिलीज उन्हें कैसे सपोर्ट कर सकती है? फैमिलीज आज की तारीख में सपोर्ट करते हैं, वो वाला टाइम नहीं है अब जहाँ मतलब इसको बहुत टैबू मान रहे हैं। और आजकल मैं जितना देख रही हूँ कि फैमिलीज बहुत सपोर्टिव हैं, वो ये प्रोसेस को भी समझ रहे हैं और दे आर वेरी एक्साइटेड की चीज़ें। और उनकी अगर काउंसलिंग अच्छी होती है, और मुझे लगता है कपल्स के साथ उनके जो आसपास वाले उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए, ताकि वो प्रोसेस को समझे और ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखे। सबसे प्रॉब्लम ये रहता है कि उनका ओवर एक्सपेक्टेशन का स्ट्रेस कपल पे रहता है, स्पेशली जो फीमेल है उस पे, क्योंकि उनको लगता है कि ये आईवीएफ हो रहा है मतलब बच्चा तो आ ही गया। तो उनका काउंसलिंग अगर प्रॉपर हो गया तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और वहाँ फिर रिजल्ट्स भी बहुत आराम से आता है। उनकी तरफ से एक एश्योरेंस ये आता है कि बेटा ठीक है ना, सब अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार नहीं तो 2 बार करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना एश्योरेंस भी आ जाएगा तो वो कपल के लिए उस चीज को फेस करना बहुत इजी हो जाएगा। तो एवरीवन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। आपको आईवीएफ से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हमारी एक्सपर्ट मैम आपको इसके सारे जवाब देंगी और प्रॉपर वे में पूरे सारे एक्सप्लेन करेंगे।